हमारे जगदीश राजकोवर जी जिला के अध्यक्ष, तिलेश्वर जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, प्रद्युत दत्ता जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, और शिवा सोनोवाल जी जो असम गण परिषद के केंद्रीय समिति के सदस्य हैं, जोगेश विकास चेतिया जी जो असम गण परिषद के जिला समिति के सदस्य हैं, श्री दिलीप गोगोई जी जो हमारे ओहम काउंसिल के सदस्य हैं। आप सबका अभिनंदन, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहां अपने चुनावी सभा में आने का मौका मिला है और जिस गर्मजोशी के साथ हमारे असम के सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते हुए हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने और हमारे नौजवान साथियों ने जिस तरीके से मेरा स्वागत किया है और इसके साथ साथ इस सभा में इतनी धूप में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, यह इस बात को बताता है कि यहां माहौल हर्षोल्लास का है, जीत का है, आशीर्वाद देने का है और सफलता देने का। मित्रों, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ये बताती है कि आपने तय कर लिया है कि विमल बोरा को फिर से विधानसभा में भेजना है। इस बात को आपने तय कर लिया। मैं जब यहां आया हूं तो डिब्रूगढ़ में उतरा जहां जगन्नाथ धाम है। मैं जगन्नाथ भगवान को नमस्कार करता हूं और इसी के साथ साथ यहां जो राधा कृष्ण मंदिर है वहां भी हमारे देवताओं को, विशेषकर राधा कृष्ण जी को नमन करते हुए आप सब लोगों के साथ चुनावी सभा में बातचीत शुरू करता हूं। हम जानते हैं चुनाव के समय लोग आकर के तरह तरह के वायदे करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ लोगों को लुभाया जाए, अपनी तरफ लोगों को आकर्षित किया जाए। लेकिन हम सब लोग ये भी जानते हैं कि जनता की सेवा करना, असम की चिंता करना, असम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करना, इसमें अगर कोई आगे रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ असम गण परिषद के साथी हमारे हैं जिन्होंने इस बात को किया है। अगर मैं कांग्रेस की चर्चा करूं तो कांग्रेस ने यहां की सभ्यता को चोट पहुंचाई है। यहां की संस्कृति को उन्होंने एक तरीके से दरकिनार करके एक बढ़ने से रोकने का काम किया है। और अगर मैं असम की सुरक्षा की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने सुरक्षा हमेशा कभी उसको तरजीह नहीं दी और इसलिए असम में समस्याएं बढ़ती चली गई। लेकिन पिछले 5 साल में सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार आई और उससे कुछ समय पहले आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जब देश की गद्दी पर बैठे तो असम की तस्वीर और तकदीर बदल दी गई। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। लंबे समय तक पूर्वोत्तर क्षेत्र की कांग्रेस पार्टी ने उपेक्षा की है। लंबे समय तक कांग्रेस ने यहां विकास के पहिए को रोक दिया। लंबे समय से यहां काम जो विकास के होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे और इस तरीके से विकास को एक गहरी चोट पहुंचाई थी। और कांग्रेस का दोहरा चरित्र हम सबको देखने को मिलता है, ये हम ध्यान में रखें। लेकिन जब हमारी सरकार आई हमने असम की संस्कृति की रक्षा की, हमने असम की भाषा की रक्षा की, हमने समृद्धि लाने का प्रयास किया
और हमने सुरक्षा प्रदान करने का भी प्रयास किया। यह असम की तस्वीर बदलने में योगदान होगा, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, 50 साल बोडो का विषय कभी भी सुलझाया नहीं गया। लगभग इस सारे उसमें 4000 से ज्यादा लोग मारे गए, लंबी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन उसके सुझाव करने का जब सवाल आया तो कभी भी उसका सुझाव नहीं किया गया, उसको कभी भी ठीक ढंग से देखने का प्रयास नहीं किया। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, स्वार्थ की राजनीति, अवसरवादी की राजनीति, यह कांग्रेस का लक्ष्य रहा है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, एक ही समय में चुनाव हो रहा, केरल में सीपीएम के विरुद्ध लड़ रही है और मुस्लिम लीग के साथ लड़ रही है। बंगाल में सीपीएम के साथ लड़ रही है और असम में अजमल के साथ लड़ रही है। यह पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म नहीं है तो और क्या है? यह अवसरवादी नहीं है तो और क्या है? एक तरफ तुम सीपीएम के खिलाफ लड़ते हो, एक तरफ तुम सीपीएम के साथ लड़ते हो, एक तरफ तुम मुस्लिम लीग के साथ लड़ते हो, और यहां अजमल के साथ आप मिलकर के सरकार बनाने की कोशिश करते हो। मित्रों, मुझे याद है तरुण गोगोई साहब ने कहा था 2006 में कि हमारे सामाजिक परिवर्तन लाने वाले शंकर देव जी की संस्कृति को जो आघात पहुंचाएगा उसके साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। और यह कहा था हु इज, अब मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे, लेकिन उन्हीं के सुपुत्र जी आज गले मिलकर के चलने का काम कर रहे हैं। इसको अवसरवादी राजनीति कहते हैं। एक अवसरवादी राजनीति की दृष्टि से काम हो रहा है, यह हमको समझना चाहिए। और इसलिए हमको तय करना है कि क्या हम असम की संस्कृति की रक्षा करेंगे या अजमल जिस तरीके से उसके नेतृत्व में जिस तरीके से समाज को बांटने की कोशिश हो रही है उसका साथ देंगे। इस बात को हमको तय करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं एक आपको बताने आया हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये दिखाते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है। आप सब लोग चाय बगानों से आए हैं, आप बताइए पिछले 50 साल में चाय बगानों की तस्वीर बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, क्या बदला उन्होंने? लेकिन हां, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि चाय बगान के बगीचे में रहने वाले लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी दिखी है और काम किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए हमको तय करना है कि हम कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने सारी बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, विभाजन का, समाज को बांटने का, उसको हमको जवाब देने की आवश्यकता है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। जब मैं संस्कृति की बात करता हूं तो संस्कृति की रक्षा की बात करने की दृष्टि से आप बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके आने के बाद नामघर के सुरक्षा, रक्षा और उसके विकास के लिए काम किया तो सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने किया। क्या हमारे एसटी भाइयों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार नहीं है? क्या उनको आगे बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन वो मदद नहीं दी गई। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2.5 लाख रुपए हर नामघर को दे करके लगभग 11,000 नामघरों का काम को शुरू किया गया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। असम दर्शन के तहत लगभग 9,000 नामघरों का काम चल रहा है। यह हमारी संस्कृति की रक्षा की दृष्टि से काम हुआ है। अगर मैं भाषा की बात करूं, अगर मैं संस्कृति की बात करूं, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे
जब यहां के महान विभूति भूपेंद्र हजारिका को भारत रत्न देने का काम किया गया और असम की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक देश में उसका स्थान बने, इसकी चिंता हुई तो भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न देने का काम अटल जी की सरकार ने किया। उसी तरीके से हमारे माधव देव कला क्षेत्र को 43 करोड़ रुपए की राशि देकर के उसके भी विकास के लिए अगर काम हुआ है तो वह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसी तरीके से श्रीमंत शंकर देव जी के जन्म स्थान को फिर से अच्छा बने, इसके लिए अगर काम किया, 188 करोड़ रुपए दिए तो वह भी हमारी सरकार ने दिए हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये हमको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं कह रहा था बोडो अग्रीमेंट के बारे में, देखिए दोनों काम किए, असम की भूमि वैसी ही इंटैक्ट रहे, यह भी काम हुआ, और बोडो के जो विषय थे और उनकी जो रक्षा होनी थी वह भी की गई। 50 साल से कोई इस पर काम नहीं हुआ। जैसा मैंने कहा कि हजारों लोग हताहत हुए, कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन हमारी सरकार जब आई तो आपके साथ मैं ये कह सकता हूं, इससे पहले जो 15 साल कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें लगभग 2155 लोग मारे गए थे, 2084 लोग सिक्योरिटी पर्सनल के मारे गए थे और हमारे 1300 लोग किडनैप हुए थे। यह बोडोलैंड के आंदोलन के समय की स्थिति थी और बॉर्डर्स बिल्कुल जिसको बोलते हैं वो इतने घुसपैठ हो रही थी, यह भी हम सबको मालूम है। लेकिन जब बीजेपी आई तो 50 साल ये बोडो का जो आंदोलन चल रहा था वह समझौते में परिवर्तित हो गया और उनके विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए देकर के उनके काम को भी आगे बढ़ाने का काम हुआ। लगभग इसके साथ साथ कोई 2500 हमारे लोगों ने सरेंडर किया, 4000 से ज्यादा असॉल्ट राइफल्स सरेंडर हुए और इसी के साथ साथ लगभग 2300 लोगों ने अरेस्ट हुए और उसके बाद बोडोलैंड की दृष्टि से शांति यहां पर आई है, यह हमको समझना चाहिए। आज हम बोडो के ऑटोनोमस काउंसिल को भी हम जीत गए हैं, वहां भी हमको आशीर्वाद मिला है और 1500 करोड़ रुपए उनके विकास के लिए खर्च होगा और असम में जो शांति नहीं थी वो शांति लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री अमित शाह थे और सोनोवाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे जब ये काम हुआ है, इसको भी हमको समझना चाहिए। इसीलिए मित्रों, अब मैं अगर पट्टे की बात करूं, क्या स्थिति आ गई थी कि विकास के दृष्टि से अगर सड़क बन रही है तो सड़क क्यों रुकी थी? सड़क इसलिए रुकी थी कि उस पर कंपनसेशन देना था। तो सड़क क्यों रुकी थी? सड़क इसलिए रुकी थी कि उस पर कंपनसेशन देना था। कंपनसेशन क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्योंकि जो लोग वहां रह रहे थे उनको मलकियत नहीं मिली, इसलिए कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा था। वर्षों से लटका हुआ था और कांग्रेस पार्टी का काम है लटकाना, भटकाना, अटकाना और भारतीय जनता पार्टी का काम है काम को करके देना। यह हमको समझना चाहिए, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पट्टे देने का काम अगर किया तो वो सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने किया, यह हम कहना चाहते हैं। लगभग 3,30,000 से ज्यादा पट्टे दे दिए गए और मुझे बताया गया कि सबसे ज्यादा पट्टे यहां दिए गए हैं, यहां के लोगों को दिए गए हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, जब हम विकास की बात करते हैं तो हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से कोई कसर 5 साल में नहीं छोड़ी है। फिर चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई आशीर्वाद दिल्ली से चाहिए था, वो भी मिला और यहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब लोगों को साथ लेकर के इस विकास को आगे बढ़ाया है। अब मैं अगर समृद्धि की बात करूं, आज हम चाय बागान में खड़े हैं। मुझे याद है कि पिछली बार मैं स्वास्थ्य मंत्री था और मुझे अच्छी तरीके से याद है चुनाव से पहले हमारे उस समय के जोरहाट के एमपी अपने तासा जी और हमारे रामेश्वर तेली जी दोनों मेरे पास आए थे और इन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य का बुरा हाल है, हमको कुछ करना चाहिए। मैंने कहा था मैं डिस्पेंसरी खोलूंगा। फिर मुझे बताया गया
कि चाय के बागान में मलकियत नहीं मिलती, इसलिए डिस्पेंसरी खोलना मुश्किल है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि गुवाहाटी से मैंने झंडा हिला करके 135 मोबाइल मेडिकल यूनिट यहां भेजे थे, यह भी हमको अच्छी तरीके से याद है। आज 1000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है चाय के बागानों के लिए, माताओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, माताओं के स्वास्थ्य के लिए, नौजवानों की चिंता करने के लिए, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार 1000 करोड़ रुपए सिर्फ चाय के बागीचे में लोगों जो रहते हैं उनके काम के लिए किया है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं विकास की, तो ये जो बोगीबील ब्रिज है, ये ब्रिज लंबे समय से लटका हुआ था, कोई इसका ध्यान नहीं दे रहा था। मोदी जी का आशीर्वाद हुआ और यह काम पूरा हुआ है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज आप चुनाव के लिए जा रहे हैं, कौन है जो चुनाव के जिसने असम की जनता की चिंता की है? मनमोहन सिंह यहां के प्रधानमंत्री रहे, यहां से प्रधानमंत्री रहे, लंबे समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे, गैस पर रॉयल्टी नहीं दे सके, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गैस पर रॉयल्टी दी और 8000 करोड़ रुपए आप तक पहुंचाने का काम किया असम की जनता के लिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। 13वीं फाइनेंस कमीशन में सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए असम को मिले थे, और जब 14वीं फाइनेंस कमीशन 2014-15 में आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,55,000 करोड़ रुपए असम को दिया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से सड़कों के लिए लगभग 11,500 किलोमीटर की सड़कें बनी है, 11,500 किलोमीटर की सड़कें। और उसी तरीके से उड़ान के माध्यम से 14 नए हवाई मार्ग यहां पर सैंक्शन हुए, 14, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया ये कटा हुआ था, कोई इसकी चिंता नहीं करता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उन्होंने बार बार असम और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का दौरा किया, मुख्य धारा में लाए और मुख्य धारा में ला करके यहां रेल नेटवर्क को आगे बढ़ाया। अब सारी नॉर्थ ईस्ट में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन आ रही है, यह हमको ध्यान में रखना है। इसलिए विकास की एक नई कहानी रखी गई। बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क देने का यहां पर योजना बनी और उसके लिए लगभग 75 हेक्टेयर में 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे बैम्बू इसके पार्क के लिए, उसको भी हमको ध्यान में, इंडस्ट्रियल पार्क के लिए बनने का योजना बनी। मित्रों, मैं एक प्रदेश का फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहा, मुझे मालूम है कि बैम्बू में आपको कितनी दिक्कत आती है, क्योंकि कानून भारत सरकार के ऐसे थे कि बैम्बू को हम पेड़ मानते हैं और उसके कटने की इजाजत के लिए परमिशन चाहिए। हमने कानून को सरलीकरण किया और बैम्बू इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए फॉरेस्ट के उस प्रावधान से बैम्बू को निकाल दिया। आज ज्यादा से ज्यादा लोग बांस की खेती करेंगे और उसके लिए अपने दृष्टि से विकास करेंगे। वो कानून में हम परिवर्तन लेकर के आए, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से हमारे बराक वैली, वहां फिशरीज का काम, मत्स्य पालन का काम है। मत्स्य पालन का अलग विभाग तो बनाया ही प्रधानमंत्री जी, लेकिन उसके लिए ब्लू रेवोल्यूशन लाने के लिए एक विशेष योजना के तहत यहां काम चला है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से अगर हम बात करें, इस साल बजट में 53,000 करोड़ रुपए असम को दिया गया है, 53,000 करोड़ एक साल में। 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं नेशनल हाईवे के लिए, और जैसा मैंने बताया कि 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है सिर्फ और सिर्फ चाय के बागीचे के विकास के लिए और उन लोगों के विकास के लिए। मित्रों, इतना ही नहीं, गांव की तस्वीर और तकदीर बदली है पिछले 5 सालों में। फिर चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन है, आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं यही असम, यहां के गांव में ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं था, आज 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, राजनीतिक दृष्टि से हमारे विरोधी कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं मोदी जी क्या शौचालय की बात करते हैं, ये कोई काम है? शौचालय क्या होता?
आपको मालूम नहीं कांग्रेस पार्टी के लोग और नेतागण कि शौचालय मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण है। भारत के गांव में और असम के गांव में भी लोग शौचालय जाने के लिए, हमारी बहनें और माताएं सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जाने का इंतजार करती थी। बोलिए, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आज ये शौचालय बन गए, ये इज्जत घर है, ये महिलाओं को इज्जत देने का काम हुआ है और ये महिला सशक्तिकरण हुआ, इसको भी हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, कभी सोचा था कि हम लोग कभी गरीब लोगों के इलाज के लिए कोई काम कर सकेंगे? लेकिन हां, आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं पिछले 3 सालों में 1.5 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया है और लगभग 17,000 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत में खर्च हुए। गांव में बिजली नहीं थी, घरों में बिजली नहीं थी, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, इन सारी योजनाओं से आज बिजली पहुंचाई गई है। आप उनसे पूछो जिनके घर में बिजली नहीं है, उनके घर की स्थिति क्या है। जहां बिजली नहीं है वहां पढ़ाई नहीं है, जहां बिजली नहीं है वहां विकास नहीं है। आज वो बिजली को पहुंचाने का काम वहां पर हुआ है। इसलिए मित्रों, अगर मैं विकास की दृष्टि से कहूं तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास और कांग्रेस पार्टी का मतलब है अंधकार। यह हमको समझना चाहिए। अगर अंधकार चाहिए तो कांग्रेस की तरफ देखना है और अगर विकास चाहिए, बढ़ने के लिए आगे चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। यह हमको समझना चाहिए। मुझे कई बार आश्चर्य भी होता है। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म तो किया ही, अवसरवादी राजनीति तो की ही, लोगों को धोखे में भी डाला। अभी अभी एक नेता कांग्रेस पार्टी के जब आए तो उन्होंने यहां पर एक अपनी तस्वीर के साथ वो चाय के बागान दिखाने की कोशिश की। वो चाय का बागान भारत का नहीं था, वो ताइवान का था। वो चाय का बागान यहां का नहीं था, श्रीलंका का था। यानी जिन लोगों की सोच में भारत की मिट्टी नहीं है, वो क्या विकास करेंगे, इस बात को हमको समझना चाहिए। मैंने कभी चाय के बागान में जाकर के चाय की पत्तियां नहीं तोड़ी, लेकिन इतना मेरे को ज्ञान है कि अप्रैल के बाद से ही पत्तियां तोड़ी जाती हैं। मार्च महीने में फोटो खिंचाने के लिए क्यों गए थे? ये क्या है? ये किस तरीके की राजनीति है? मित्रों, असम की जनता बहुत जागरूक है। असम की जनता जानती है कि कौन यहां फोटो खिंचाने आता है और कौन यहां सेवा करने के लिए आता है, इस बात को जानती है। और इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। जहां तक विमल बोरा का सवाल है, विमल बोरा नेता आज से नहीं, छात्र के समय से नेता रह रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। जेबी कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी रहे, छात्रों का नेतृत्व किया, दिन रात आप लोगों की चिंता की। आप बताइए, आप लोगों से घुल मिलकर के काम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? आप बताइए, इन्होंने नेशनल हाईवे 52B इसके काम को गति दी कि नहीं दी? पूरा किया कि नहीं किया? आप बताइए, गांव को पूरी इलेक्ट्रिसिटी दी कि नहीं दी? आप बताइए कि इन्होंने गांव की सारी सड़कें ठीक की कि नहीं की? मित्रों, तो 5 साल इन्होंने काम किया। अब चुनाव में आपने काम करना है और इनको फिर से विजय हासिल करानी है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। मित्रों, आप खुशनसीब है कि आपको ऐसा प्रतिनिधि मिला है जो दिन रात आपके साथ सेवा करने के लिए जुड़ा है, जो बचपन से छात्र नेता के रूप में उभर करके आया है। इनको चुनाव में जिताना हमारी जिम्मेवारी है और मुझे आशा नहीं, मुझे विश्वास है। मैं देख रहा हूं इतनी धूप में आप लोग आकर के बैठे हुए हैं और मेरी हर बात पर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जब मैं कांग्रेस पार्टी की बुराइयां निकाल करके बताता हूं तो आप लोगों को समझ में आता है और आप तालियां बजा करके मेरा साथ देते हैं, और जब मैं अपने कैंडिडेट की अच्छाइयां बताता हूं तो आप डबल ताली बजा करके उनका भी आशीर्वाद देते हैं। वो भी मुझे देखने को मिलता है। इसलिए मित्रों,
यह चुनाव असम की संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा, समृद्धि इसका चुनाव है। और कांग्रेस पार्टी ने को वोट देने का मतलब है अवसरवादी राजनीति को वोट देना, विकास को धक्का लगाना और अंधकार में असम को ढकेल देना, ये उसके बराबर है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि असम की जनता इसकी चिंता करेगी और यहां बिमल बोरा जी को चुनाव जिता करके आप विधानसभा में भेजेंगे और हमारे रामेश्वर तेली जी जो यहां पर हमारे सांसद हैं, इनकी सभी सीटों पर कमल आप खिलाएंगे और विकास को आगे गति देंगे, ये मैं आपको बताने से आपका निवेदन करने आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको पूरा करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम फिर मिलेंगे, चुनाव के बाद में फिर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर News 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।